गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज का जो टॉपिक है वो है नामकरण, नोमेनकल्चर। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नामकरण। नामकरण शुरू करने से पहले आपने ये देखा होगा, जब किसी बात की चर्चा होती है, जब किसी चीज की चर्चा होती है तो सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। ठीक, अगर किसी का ऐसा संसार में कोई चीज है ही नहीं जिसका नाम ना लिया जाता हो, या मतलब जिसका नाम हो ही ना, तो नाम हर चीज का नाम होता है। और नाम को रखने का कारण ये होता है कि अगर नाम नहीं होगा तो उस चीज का वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है नामकरण, नोमेनकल्चर। जो सामान्य नाम होते हैं और जो दूसरे टाइप के नाम होते हैं उनको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। नाम 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य नाम, दूसरा वैज्ञानिक नाम। सामान्य नाम जैसे किसी जंतु को या किसी जीव को आप में से किसी ने खोज लिया, ठीक, उस जंतु को खोजने के बाद आप उसका कोई ऐसा नाम भी ना रख सकते हैं। और ऐसा नाम क्यों नहीं रख सकते हैं, इसका भी कोई कारण होगा। जो सामान्य नाम होता है, जैसे किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम सौरभ है, किसी का नाम कुछ भी है, तो किसी व्यक्ति का सामान्य नाम जो होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है और वैज्ञानिक नाम की खूबियां क्या होती हैं, जो वैज्ञानिक नाम रखे जाते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप हम इस वीडियो में केवल यही डिस्कस करेंगे कि जो सामान्य नाम होते हैं उनमें कमियां क्या होती हैं और वैज्ञानिक नामों की खूबियां क्या होती हैं। ठीक, तो सामान्य नाम जो होते हैं, सामान्य नाम जो होते हैं, इन नामों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। किसी व्यक्ति का कोई नाम रख दिया जाए, किसी चीज का कोई नाम रख दिया जाए तो उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। ठीक, तो क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं और उनके विषय में बात की जाती है, तो अगर उनका सामान्य नाम होगा तो हर जगह उनका अलग उच्चारण किया जाएगा, हर जगह उनका अलग व्याख्या की जाएगी। तो उनका जो वैज्ञानिक आधार जो होता है वो वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। तो वही पहला पॉइंट है, इन नाम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। ठीक, फिर दूसरा है, एक नाम कई जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक जो नाम होता है वो कई जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके आंगन में कोई चिड़िया आई, कोई भी, जैसे गौरैया है या कोयल है या कोई भी चिड़िया आई, तो अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तो आप उसे क्या कह रहे हैं, चिड़िया बैठी है। ठीक, तो आप कह रहे हैं चिड़िया बैठी है, तो मतलब क्या होता है कि एक नाम कई जीवों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चिड़िया, ठीक है, कई पक्षियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, और तीसरा क्या है, कमी क्या है, तीसरी कमी क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जीव को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, जैसे अपने वहाँ जो भेड़िया होता है उसको भेड़िया कहते हैं, दूसरी जगह से कुछ और नाम होता है। ठीक, अपने वहाँ भालू होता है तो दूसरे देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तो वहाँ पर सब दूसरा उच्चारण होता है। तो अलग जैसा जैसा क्षेत्र होगा वैसे वैसे उनके नाम होंगे। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको समझने में, जैसे हम किसी चीज को कोई दूसरे नाम से संबोधित कर रहे हैं और कोई दूसरे देश वाला या कोई दूसरे प्रांत वाला उस चीज को किसी दूसरे नाम से संबोधित कर रहा है तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये भी इसकी एक कमी है, जो सामान्य नाम दिया जाएगा उसकी एक कमी है। फिर क्या होता है, कभी कभी सामान्य नाम भ्रामक होते हैं, मतलब नाम किसी चीज का दूसरी चीज का है और उसका अर्थ कुछ दूसरी चीज में निकलता है। तो कभी कभी जो सामान्य नाम होते हैं भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, जैसे सिल्वर फिश और जेली फिश। आप देख रहे होंगे सिल्वर फिश, आपके दिमाग में अगर ये तो मछली है, फिश है, ठीक, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग में भ्रम उत्पन्न कर देता है, क्योंकि जो सिल्वर फिश है वो फिश नहीं है, जेली फिश जो है वो फिश नहीं है। देखिए, जो सिल्वर फिश होता है वो आर्थ्रोपोडा का जंतु, ये कीट है। ठीक, जैसे मक्खी, मच्छर, उसी प्रकार से सिल्वर फिश भी एक कीट है। आप सबने इसको देखा भी होगा।
जब जब घर में कार्यक्रम या कुछ भी होता है तो घर की जब सफाई की जाती है तो जो किताबें वगैरह साफ की जाती हैं तो उन किताबों के पीछे एक छोटा सा सिल्वर टाइप का जो किट रहता है, ठीक, उसको बोलते हैं सिल्वर फिश। तो वो शब्द आर्थ्रोपोडा, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। और जो जेलीफिश है वो एक सिलेंट्रेटा है, ठीक, वो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये देखिए फिश जो शब्द है वो एक भ्रम उत्पन्न करता है कि हाँ ये फिश होगा, ठीक। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी कमी है सामान्य नाम की। और जो सामान्य नाम होते हैं उनको बदलना व उनमें सुधार करना ये बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक। तो क्योंकि उसमें कोई सुधार करने का कोई वही महत्व ही नहीं होता है कि इसको क्या सुधार करें, तो इसको सुधारना और इसको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सामान्य नामों की कमियां हैं, ठीक। फिर क्या हुआ, जब सामान्य नामों में बहुत ढेर सारी कमियां देखी गई तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनका कुछ अलग तरीके से नामकरण करना चाहिए जीवों का। तो उसके लिए एक पद्धति अपनाई गई, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक, साइंटिफिक नेम रखे जाने लगे। अब साइंटिफिक नेम ऐसे रखे जाने लगे, लेकिन इसका एक सिस्टम बनाया गया, पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया। और उस सिस्टम को बनाया, उस जो सिस्टम बना उस सिस्टम को कहते हैं द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं इसे? द्विनाम पद्धति, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ठीक। तो द्विनाम पद्धति बनाई गई। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है द्विनाम पद्धति को किसने बनाया, तो द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने बनाया। किसने बनाया? कैरोलस लिनियस। देखिए इनका उच्चारण जो है वो कहीं कहीं पर अलग अलग होता है। जैसे कहीं पर दिया है कैरोलस लिनियस, कहीं पर दिया है कार्ल लिनी, ठीक। तो इस टाइप से इनका उच्चारण अलग अलग होता है, लेकिन मतलब एक है कैरोलस लिनियस। तो द्विनाम पद्धति जो बनाई गई वो कैरोलस लिनियस ने बनाई। और इसका पूरा का पूरा वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया। जो द्विनाम पद्धति का वर्णन है वो उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में किया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो द्विनाम पद्धति है वो किसने बनाई, तो कैरोलस लिनियस ने बनाई। इन्होंने द्विनाम पद्धति का वर्णन किस पुस्तक में किया, तो सिस्टेमा नेचुरी में किया, ठीक। फिर क्या था द्विनाम पद्धति? द्विनाम पद्धति क्या था? कैरोलस लिनियस ने क्या बनाया? तो इन्होंने प्रत्येक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जब भी कोई नए जीव की खोज होती थी, जब भी कोई नए जीव की खोज होती थी तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जब कोई जीव की खोज होगी तो उसको दो नाम दिए जाए, दो नाम देना कंपलसरी होगा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवधारी की जिसकी खोज होगी उसको दो नाम दिए जाने चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो पहला नाम है, जो जीव का पहला नाम होगा वो वंश का होगा। काहे का होगा? वंश, अर्थात जेनेरिक नेम होगा, ठीक। और जो दूसरा नाम होगा वो स्पेसिफिक नेम होगा, अर्थात जाति का नाम होगा। ये दोनों नाम दिए जाने अत्यंत आवश्यक है अगर किसी जीव की खोज होती है। जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका में जो मैजीफेरा है वो वंश का नाम है, अर्थात जेनेरिक नेम दिया गया है। और इंडिका जो दिया गया है वो जाति का नाम है, अर्थात वो स्पेसिफिक नेम है। क्या है? स्पेसिफिक नेम है। तो इस प्रकार से इन्होंने द्विनाम पद्धति बना दी। अब जितने भी जीवधारियों के नाम रखे जाते हैं वो द्विनाम पद्धति के अनुसार ही रखे जाते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व भी था, ठीक। इससे क्या था कि संसार में जो भी साइंटिस्ट है अगर वो किसी जीव को नाम संबोधित करेगा तो वो केवल उसका वैज्ञानिक नाम का ही प्रयोग करेगा। इससे क्या होता था कि कंफ्यूजन नहीं होता था कि किस जीवधारी की बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे द्विनामकरण पद्धति के अंतरराष्ट्रीय नियम। क्योंकि हर चीज के जो द्विनाम पद्धति बना दी गई उसमें किसी चीज का नाम ऐसे नहीं रख दिया जाएगा कि जो मन में आया वो नाम रख दिया जाएगा।
तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया, उसके लिए नियम बनाया गया, रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया था द्विनामकरण पद्धति, कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई द्विनामकरण पद्धति मैंने आपको बता दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था, जिसमें अपनी पुस्तक में उन्होंने, पुस्तक का नाम था सिस्टेमा न्यूटरी में उन्होंने बताया कि एक वंश का नाम होना चाहिए, एक जाति का नाम होना चाहिए, अर्थात एक जेनरिक नेम होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। ये दोनों नामों को होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से जो नाम रखे जाएंगे जीवों के, उसको बोला जाएगा द्विनामकरण पद्धति। ठीक, उसके आधार पर सभी जीवधारियों का नामकरण किया जाएगा। लेकिन सभी जीवधारियों का नामकरण करने के लिए, सभी जीवधारियों का नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, उसने रूल्स बनाए, और तो वो देखेंगे कौन कौन से रूल्स हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय संस्था थी उसका नाम है, शॉर्ट में संक्षिप्त नेम है ICZN। ठीक, ICZN और ICN। आप इसका कहीं कहीं पर इसका पूरा नाम पूछ सकता है। तो ICN का पूरा नाम होता है ICZN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर से बता दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये इसका पूरा नाम है। और ICN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगस एंड प्लांट। ठीक, तो ये इसका पूरा नाम हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगस एंड प्लांट। ठीक, तो ये ICZN है, ये जंतुओं के नामकरण की संस्था है। अगर हम ICBN कर दें, जैसे ICBN कर दें, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इन्होंने द्विनामकरण पद्धति के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये रूल्स आपको पता नहीं होंगे तो आप किसी का नामकरण नहीं कर सकते। किसी का नामकरण करने के लिए आपको ये रूल्स की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक, तो हम इन्हीं रूल्स के विषय में जानेंगे। कहीं कहीं पर मान लीजिए आपका कहीं वाइवा चल रहा है, या कहीं कोई एग्जामिनर है जो आपसे कोई नाम लिखने के लिए बोल देगा, तो आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, लेकिन अगर आपको इन रूल्स की जानकारी नहीं होगी तो आप सही जो है नाम को नहीं लिख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं नामकरण के, द्विनामकरण नाम पद्धति के कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, प्रत्येक पादप जंतु व सूक्ष्म जीव, प्रत्येक पादप जंतु व सूक्ष्म जीव को द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार, अर्थात कैरोलस लिनियस के सिस्टम के अनुसार, द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। मतलब संसार में जितने भी पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव हैं, सबका वैज्ञानिक अगर नाम देना है हमको, किसी को अगर वैज्ञानिक नाम देना है तो हमें किसके अनुसार देना पड़ेगा, तो द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार देना पड़ेगा। द्विपद नामकरण पद्धति अर्थात कैरोलस लिनियस के सिस्टम के अनुसार ही हमको जो जंतुओं का नाम देना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा है जैविक नाम जो होंगे, अर्थात जीवों के जो नाम होंगे, जीवों के जो नाम होंगे वो किस भाषा में होंगे, लैटिन भाषा में होंगे। ठीक, लैटिन भाषा में होंगे। लेकिन क्यों होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लैटिन भाषा है वो विश्व की सर्वमान्य भाषा है। जो लैटिन भाषा है वो विश्व की सर्वमान्य भाषा है और ये बहुत ही पुरानी भाषा है। ठीक, नई भाषाएं जो होती हैं उनमें परिवर्तन चलता रहता है कि कहीं कोई जो है वैज्ञानिक ने, कहीं कोई किसी ने परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये जो लैटिन भाषा है ये बहुत ही प्राचीन है।
इसमें परिवर्तन का कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब इसमें परिवर्तन किया ही नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी भाषा है, एक बार बन गई, जैसे बनी थी आज भी वैसे ही है। इसीलिए इसमें जब नाम रखे जाते हैं तो ना इस भाषा में कोई परिवर्तन होता है, और जब इस भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जो नाम रखा गया है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी को पता होगा कि जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में रखे जाते हैं, लेकिन क्यों रखे जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब तीसरा आता है, नामों को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जो नाम होते हैं उनको अगर हम किसी जैसे किताब है, अगर किताब पर लिखेंगे तो किताब में जब उसकी छपाई की जाएगी तो जो नाम होंगे उनको तिरछे अक्षर में लिखेंगे। ठीक, अगर हम अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर नोट कर रहे हैं, कॉपी पर लिख रहे हैं, तो कॉपी पर लिखने के लिए क्या है, कॉपी पर जब हम नाम लिखेंगे तो कॉपी पर नाम को लिखकर हम उसको अंडरलाइन करेंगे। किसी भी नाम को लिखा और उसको अंडरलाइन कर दिया, ये कॉपी पर लिखने का तरीका है। ठीक, तो अगर पुस्तक की छपाई करनी है तो तिरछे अक्षरों में हम जंतुओं का नाम लिखेंगे, जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो उसको तिरछे अक्षरों में लिखेंगे। अगर हम अपनी नोटबुक पर लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, किसी पर लिख रहे हैं तो हम उसको तिरछे अक्षर में ही लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। जैसे हमने लिखा होमो सैपियंस, तो इसको तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। इसकी एक चौथी विशेषता है जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो उसमें द्विनाम पद्धति के अनुसार पहला नाम काहे का होता है, वंश का, और दूसरा नाम जो होता है वो जाति का होता है। अर्थात पहला जो है स्पेसिफिक नेम हो, मतलब जेनरिक नेम होगा, और दूसरा स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक, तो जो नाम लिखे जाएंगे उसमें पहला जो वंश होगा, जो पहला वंश होगा, उस वंश का पहला अक्षर, कौन सा अक्षर, वंश का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर सदैव बड़ा बनाएंगे, और जो जाति का नाम होगा, जो जाति का नाम होगा उसका पहला अक्षर सदैव छोटा बनाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इतने पॉइंट याद है, अगर आपको इतना पॉइंट ध्यान में है तो आप किसी भी वैज्ञानिक नाम लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप बायोलॉजी में हैं, बायोलॉजी में आपको वैज्ञानिक जंतुओं के वैज्ञानिक नाम लिखने पड़ेंगे, तो ये नियम आपको आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे आपको। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।